जय हिंद एवरीवन। इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे ऑक्सिलरी वर्ब, और ऑक्सिलरी वर्ब में लगातार हम लोगों ने 3 वीडियो में सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं। हम लोगों ने उसमें बी वर्ब्स को देखा, डू वर्ब्स को देखा और हैव वर्ब्स को देखा कि इनको हम मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों तरीके से कैसे सेंटेंस में यूज़ करते हैं। खैर ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, कुछ चीज़ें और बची रह गई हैं, मैं सोच रहा हूँ कि उसको भी कंप्लीट कर दूँ, तो ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब का पूरा सेक्शन एक साथ कंप्लीट हो जाएगा। एक चीज़ और भी आपसे कहनी थी कि अब YouTube और Facebook को मैंने लिंक कर दिया है। अगर आप Facebook पेज पे आप देख रहे हैं तो YouTube का जो ऑप्शन दिया हुआ है तो उससे आप पूरे वीडियोज़ को वहीं पे देख सकते हैं। अगर YouTube पे देख रहे हैं तो इंडिविजुअली आप तो वहाँ देख ही सकते हैं, लेकिन अगर Facebook पेज से आप चाहते हैं कि YouTube के जितने भी वीडियो वहाँ पे देख लें तो आप ऑप्शन में देखेंगे कि YouTube का ऑप्शन होगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारे वीडियोज़ एक साथ आ जाएंगे। तो आप चाहें तो वहाँ से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वहाँ से चीज़ों को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों में। यहाँ पे हम लोग को डिस्कस ये करना था कि ये जो बी वर्ब्स है इसको हम और आगे कैसे यूज़ करते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे आज इज़, एम, आर के साथ जो इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं वो किस लिए किया जाता है, वो किस सेंस में किया जाता है। और इसके साथ और भी पढ़ेंगे हैज़ और हैव के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर हैड के साथ इन्फिनेटिव, और फिर विल हैव के साथ इन्फिनेटिव। ठीक, ये जो आप और भी जगह पे और अलग अलग तरीके से आपने पढ़ा होगा, इज़ टू, एम टू, आर टू, इस तरीके से, लेकिन आप देख लें कि इज़, एम, आर के पास अगर इन्फिनेटिव आता है तो हम इसको प्रेजेंट में किसी ऐसे एक्शन को दिखाने के लिए यूज़ करेंगे जो आप स्वयं की इच्छा से कर रहे हों, या आप ये कह सकते हैं कि अगर बिना कंपल्शन के कोई काम आप करते हैं तो उसके लिए आप इस तरीके के फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे आप पहले यूज़ करते थे इज़, एम, आर का, वैसे यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप इज़ का यूज़ करते हैं, आई के साथ आप एम का यूज़ करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज़ करते हैं। तो इसको ऐसे ही सेम फॉलो करना है। जैसे अगर मैं कहूँ आई एम टू स्टडी, तो अब इसका ट्रांसलेशन जो हिंदी में आप करते हैं कि मुझे पढ़ना है, राइट। तो पढ़ना है का मतलब ये है कि आप अपने स्वयं की इच्छा से ये काम करने वाले हैं, इसमें कोई कंपल्शन, कोई दबाव नहीं है। ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे यूज़ करूं, ही इज़ टू राइट अ लेटर, तो इसमें सेम ये जो एक्शन होगा वो स्वयं की इच्छा से होगा, मतलब इस पे कोई दबाव नहीं है इस काम को करने के लिए। उसे एक पत्र लिखना है या उसे एक पत्र लिखना पड़ता है, कुछ भी आप कहें, हिंदी में आप जो भी ट्रांसलेशन करें, लेकिन आपके सेंस में यही होना चाहिए कि ये जो एक्शन हुआ है, जो इसने परफॉर्म किया है, क्योंकि ये इसका डूअर है, तो इसने इस काम को स्वयं की इच्छा से किया, इस पर कोई दबाव नहीं था, राइट। उसी तरीके से अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आप ऐसे करेंगे, यू आर टू राइट अ लेटर। अब यहाँ पे अगर देखें तो इस सेंटेंस में हमें जैसे लग रहा है किसी को हम निर्देश दे रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन ये जो निर्देश है बड़ा ही पोलाइट है, इसमें किसी तरीके कोई दबाव नहीं है। यू आर टू राइट अ लेटर, तुम्हें एक पत्र लिखना है, ठीक है। अब वो लिखे ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इसी में हम कंपल्शन की ग्रामर ऐड करें कि यानी कि वो काम अगर मजबूरीवश करना ही पड़े, तो उसके लिए ये प्रेजेंट में ये कंपल्शन को दिखाने के लिए आप हैज़ टू और हैव टू का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंपल्शन के लिए आप यूज़ करेंगे। अगर इनको आप सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये कि इसका जो डूअर होगा, यहाँ पे जो इसका सब्जेक्ट होगा, उसको इस काम को मजबूरीवश करना है, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से सेंटेंस लिखूँ, he has to walk in the morning,
सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज़ का यूज़ करेंगे ही करेंगे, और उसके साथ आपने इन्फिनेटिव का यूज़ किया। इसका मतलब ये कि ये जो एक्शन है इसको मजबूरीवश करना पड़ता है। उसको टहलने की इच्छा नहीं होती, लेकिन फिर भी उसे वो काम करना पड़ता है। मॉर्निंग में उसे टहलना ही पड़ता है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आई हैव टू टीच द स्टूडेंट्स। नाउ अगेन मैंने हैव के साथ इन्फिनेटिव का यूज़ किया, यानी हैव टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया। इसका मतलब ये टीच करने का काम जो है मुझे मजबूरीवश करना पड़ता है। आई हैव टू टीच द स्टूडेंट्स। हो सकता है मुझे पढ़ाने की इच्छा ना हो, लेकिन ये जो सेंटेंस अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं स्टूडेंट्स को मजबूरीवश पढ़ाता हूँ। ठीक है, या मुझे पढ़ाना पड़ता है स्टूडेंट्स को। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे इज एम आर के साथ जब हमने इन्फिनेटिव का यूज़ किया, हैज़ और हैव के साथ इन्फिनेटिव का यूज़ किया, तो इनके दोनों के सेंस में, या दोनों के आप कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल, इसके दोनों के सेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, उसकी फीलिंग्स, उसको जो अगर आप जिसके लिए बोल रहे हैं या लिख रहे हैं कहीं पे, तो वो समझने वाला समझ जाएगा कि किस तरीके के ग्रामर का यहाँ पे यूज़ किया गया है और आप क्या कहना चाहते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो आई होप ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई। अब आते हैं हम पास्ट के कंपल्शन को दिखाने के लिए क्या यूज़ करेंगे। तो पास्ट में कंपल्शन को दिखाने के लिए हम हैड के साथ इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे, हैड टू या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है ना, जैसे इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिखूँ, ही हैड टू गेट अप इन द मॉर्निंग। उसे सुबह उठना पड़ता था, तो उठना पड़ता था तो सेंटेंस देख के ही लग रहा है कि उसे मजबूरी में वो काम करना पड़ता था, उसके खुद की इच्छा से उसने अपना काम नहीं किया। ठीक है, ही हैड टू गेट अप इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे चाहे अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो, यहाँ पे या प्लूरल सब्जेक्ट हो, किसी भी तरीके का कोई भी सब्जेक्ट हो, यहाँ पे हैड टू का ही यूज़ करेंगे। तो पास्ट के कंपल्शन को दिखाने के लिए, यानी पास्ट में कोई काम आपने मजबूरीवश किया, उसको दिखाने के लिए आप हैड टू के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने प्रेजेंट में कंपल्शन को देख लिया, पास्ट में कंपल्शन को देख लिया। फ्यूचर में कंपल्शन को दिखाने के लिए हम इस फॉर्मेट का यूज़ करते हैं, विल के साथ हैव के साथ इन्फिनेटिव, क्योंकि ये प्रेजेंट के कंपल्शन को दिखाता ही था, हमने विल का यूज़ कर दिया। तो फ्यूचर के कंपल्शन को दिखाने के लिए इस फॉर्मेट का आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे कल सुबह उठना पड़ेगा, उसको आप कैसे इंग्लिश में कहेंगे? आई विल हैव टू गेट अप इन द मॉर्निंग। ठीक है, या अगर आप ऐसे कहें उसे सुबह उठना पड़ेगा, तो आप ही का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्यूचर का अगर कंपल्शन आप दिखा रहे हैं तो आप विल हैव के साथ टू का यूज़ करिए। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा कि ये जो एग्ज़ाम के पेपर होते हैं, कभी आपने कंपटीशन वगैरह कभी दिया हो, तो उसके पेपर पे एक इंस्ट्रक्शन लिखा होता है, उसमें एक निर्देश भी दिया जाता है बच्चों को, और निर्देश में लिखा रहता है, स्टूडेंट्स आर टू रिक्वेस्ट नॉट टू ओपन her booklet until you are asked to do so। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे हमने R2 का यूज़ किया है, यानी R के बाद से ये इन्फिनेटिव का यूज़ किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस काम को जो ये जो रिक्वेस्ट किया होगा, ये कंपल्शन नहीं, ये जाहिर सी बात है, कोई भी रिक्वेस्ट करेगा तो उसमें तो कंपल्शन होगी नहीं, या हो भी सकती है बहुत ही ज़्यादा आप गिड़गिड़ाएं, इम्प्लोर उसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज़ें नहीं की गई हैं, बस यहाँ पे रिक्वेस्ट किया गया है और बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट किया गया है। ठीक है, या यूँ कह सकते हैं कि अगर किसी को निर्देश पारित करना है लेकिन उसमें कंपल्शन नहीं है, तो आप इस तरीके के फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर लिखना चाहता तो वो स्टूडेंट्स हैव टू लिख सकता था, लेकिन उसने नहीं लिखा क्योंकि ये बड़ा रूड माना जाता है। ठीक है, इसीलिए जब कभी भी आप बोलचाल की भाषा में अगर किसी के साथ इस तरीके के सेंटेंस का यूज़ करना हो, तो आप जनरली कोशिश करें कि ये हैज़ टू, हैव टू का यूज़ ना करें, इज़ टू, एम टू और आर टू का यूज़ करें, ये बेहतर होगा।
तो आई होप कि ये चीज़ें अब आपको समझ में आ गई होंगी, किस तरह से हम प्रेजेंट में कंपल्शन को दिखाते हैं, किस तरीके से पास्ट के कंपल्शन को दिखाते हैं, और अगर विदाउट कंपल्शन की ग्रामर है तो हम कैसे सेंटेंस में इज टू, एम टू या आर टू का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद से कुछ एक्सरसाइजेस हैं तो उनको भी कर लिया जाए, जिससे ये समझ में आए कि आपने कितना पढ़ा है और कितना उन चीज़ों को समझा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब कुछ एक्सरसाइज को। तो ये कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन है एक्सरसाइज के लिए आपके। तो सेम एज जैसा हम लोग करते हैं, वीडियो को पॉज करिए और खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए, और फिर उसके बाद से मैं इस क्वेश्चन को सारे सॉल्व करा देता हूं, तो जिससे आप चेक कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। ये चीज़ कम से कम आप एसेस कर पाएंगे। तो शुरू कर लीजिए। ऑलराइट, तो आई होप कि आपने इसको किया होगा खुद से। चलिए चेक कर लीजिए कितने क्वेश्चन आपने सही किए। अगर 10 क्वेश्चन है, इसमें से अगर आपने 7 क्वेश्चन आपने सही किया है, ठीक है, तो आप अच्छे कंडीशन में हैं, मतलब बढ़िया है, गुड। बिलो 7 है अगर आप, तो इसका मतलब अभी और आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो देखिए कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। यहाँ पे ये WH वर्ड है, वाई डैश यू नॉट ओबे योर टीचर। करना क्या है, ये जो वर्ब के फॉर्म्स दिए हुए हैं, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कह लीजिए, इनके सही फॉर्म्स को वहाँ पे यूज़ करना है। आपने देखा था कि ये सारे वर्ब्स जितने भी लिखे हुए हैं ब्रैकेट में, इनको आपने हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज़ किया है और मेन वर्ब की तरह भी यूज़ किया है। तो आप देखिए कि वो वहाँ पे कैसे यूज़ कर पाएंगे। आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ कर पाएंगे या मेन वर्ब के रूप में यूज़ कर पाएंगे। अगर आप इसको मेन वर्ब के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो उनके सही फॉर्म्स को आप यूज़ करिए, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो किस टेंस में आप यूज़ कर रहे हैं, ये चीज़ आप देख लीजिए। तो अगर आप यहाँ पे देखें, वाई डैश यू नॉट ओबे योर टीचर, ठीक है, तो WH वर्ड है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें से किसी एक वर्ड को यूज़ करना है। तो कौन से वर्ड को आप यूज़ कर पाएंगे? अगर आप आर को यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब आप कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपका जो वर्ब है ये ING फॉर्म में होना चाहिए। तो ऐसा तो है नहीं, तो बच गया क्या, डू और डज। तो सब्जेक्ट आप देखिए, तो सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, तो सब्जेक्ट जब यू है तो आप यूज़ कर पाएंगे डू, डज तो यूज़ कर पाएंगे नहीं। तो यहाँ पे क्या यूज़ हो जाएगा, वाई डू यू नॉट ओबे योर टीचर्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे देखिए, यू डैश नॉट गो टू स्कूल टुडे, यहाँ पे आर है, डिड है और हैव है। तो आर आप इसलिए यूज़ नहीं कर पाएंगे कि कॉन्टिन्यूअस टेंस तो है नहीं, गोइंग होना चाहिए था यहाँ पे वर्ब में। पहचानना ज़रूरी है पार्ट्स ऑफ स्पीच को, मेन वर्ब को पहचानना ज़्यादा ज़रूरी है। डिड यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे डिड यूज़ कर पाएंगे क्या, यू डिड नॉट गो टू स्कूल टुडे, लेकिन यहाँ पे टुडे की बात हो रही है, ठीक है, यूज़ तो कर पाएंगे बिल्कुल। आप टुडे यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे भी प्रेजेंट और पास्ट तो होता ही है कि आज तुम स्कूल नहीं गए, ठीक है। हैव आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हैव यूज़ करते तो यहाँ पे मेन वर्ब है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होना चाहिए था। तो आर निकल गया, हैव निकल गया, बचा क्या, डिड। यू डिड नॉट गो टू स्कूल टुडे, तुम आज स्कूल नहीं गए, ठीक है। एक ही दिन में ही कुछ देखिए, समय क्या, अगर मान लीजिए कि अभी इस समय 10 बज रहा है, तो इसके पहले वाला जो समय था वो तो पास्ट का ही था ना। तो एक दिन में तो प्रेजेंट और पास्ट तो हो ही सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। तो टाइम पे ही डिपेंड करता है ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और इसके बाद वाला जो टाइम होगा वो फ्यूचर का हो जाएगा। तो एज सिंपल एज दैट। ऐसा नहीं कि आज का पूरा दिन प्रेजेंट का हुआ और कल का पूरा दिन पास्ट का था और अगला दिन फिर फ्यूचर का होगा, ऐसा नहीं है, ये टाइम है एग्जैक्टली। यहाँ पे आइए, थर्ड क्वेश्चन पे आइए, ही डैश नॉट वर्क हार्ड नाउ अ डेज। अगेन इस तो यूज़ कर पाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे वर्क आपका मेन वर्ब है, तो वर्किंग नहीं है, तो यहाँ पे इज नहीं यूज़ कर पाएंगे आप। ही इज़ नॉट वर्क हार्ड नाउ अ डेज, तो ऐसा यूज़ नहीं कर पाएंगे, गलत हो जाएगा। और यहाँ पे हैज़ यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हैज़ यूज़ करेंगे तो यहाँ पे वर्कड होना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बचा क्या, डज। ही के साथ डज ही लगता है, डज नॉट। ही डज नॉट वर्क हार्ड नाउ अ डेज, इन दोनों वो कठिन परिश्रम नहीं करता है, वो फैक्ट को दिखा रहा है। फिर अगर यहाँ पे देखिए, इज यूज़ कर पाएंगे क्या, वर्ब का ING फॉर्म नहीं है तो इज यूज़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ होना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेन वर्ब ऑलरेडी आ चुका है, तो इन सबको हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ करना है आपको। फिर आप देखिए ही के साथ डू तो यूज़ कर पाएंगे नहीं, तो ये भी गलत हो गया, हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही के साथ डज लगता है।
और यहाँ पे डिड यूज कर पाएंगे डेफिनेटली, ही डिड नॉट बीट हिज सिस्टर। ठीक है, ये भी सही हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मिल्क मैन डैश नॉट कम। अब यहाँ पे आर यूज नहीं कर पाएंगे अगेन, मिल्क मैन आर नॉट कम, ये ऐसा कोई सेंटेंस बनेगा नहीं, क्योंकि अगर मान लीजिए आर लगाते हैं और यहाँ पे एक मेन वर्ब बैठा हुआ है तो ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गया ना, और हेल्पिंग वर्ब के साथ यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगेगा तो आर यूज नहीं होगा, गलत हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर देखिए मिल्क मैन के साथ हैज़ लगा पाएंगे, द मिल्क मैन हैज़ नॉट कम, डेफिनेटली हैज़ लगा देंगे, हैव नहीं लगा पाएंगे क्योंकि हैव प्लूरल के साथ यूज होता है और यहाँ पे सिंगुलर है तो ये हैज़ नॉट कम, कम केम कम। फिर देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और देखिए यहाँ पे वीपिंग वर्ड यूज हुआ है, मेन वर्ब वीपिंग है तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होना है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में आर भी यूज होता है, वॉज भी यूज होता है, वर्ब भी यूज होता है। तो अब देखिए कौन सा यूज होगा, वाई डैश शी वीपिंग बिटरली, तो शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ वॉज ही यूज होगा, ना तो आर यूज होगा ना तो वर्ब यूज होगा। तो यहाँ पे कर लीजिए वाई वॉज शी वीपिंग, क्यों रो रही थी वो। अगेन देखिए गोइंग है, मेन वर्ब कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होगा और सी यहाँ पे सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए या तो इज यूज होगा या तो वॉज यूज होगा, वर्ब तो यूज होगा नहीं, तो कौन सा यूज करेंगे, वाई इज शी गोइंग टू द टेम्पल कि वाई वॉज शी गोइंग टू द टेम्पल, दोनों यूज कर पाएंगे, चाहे इज यूज कर लीजिए चाहे वॉज यूज कर लीजिए। वाई इज शी गोइंग टू द टेम्पल, वो टेम्पल क्यों जा रही है या वो टेम्पल क्यों जा रही थी, दोनों यूज कर पाएंगे। फिर देखिए द थीफ डैश रन अवे बिफोर द पुलिस केम, ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, ये मैंने आपको बताया था पास्ट परफेक्ट टेंस में कि पास्ट परफेक्ट टेंस हमें हमेशा यूज़ करते हैं कंपैरिजन के सेंस में, कंपैरेटिवली यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस, इसको हमेशा कंपैरेटिवली यूज़ करते हैं क्योंकि पास्ट परफेक्ट जो होता है वो पास्ट का पास्ट होता है। तो जब दो एक्शन को दिखाना होता है कि इसमें से कौन सा काम पहले और कौन सा काम बाद में हुआ, तो जो सबसे पुराना काम होता है यानी पहला काम होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में करते हैं और बाद वाला सिंपल पास्ट में करते हैं या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। तो देखिए आपको आई होप कि वो फॉर्मूला याद भी होगा कि बिफोर के पहले वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होता है, तो अगर होता है तो हैड लगा दीजिए, द थीफ had run away before the police came। देखिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म, एक को पास्ट इंडेफिनिट में यूज किया है तो दूसरे को पास्ट परफेक्ट में यूज किया है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से कौन सा काम पहले हुआ, ये भागने का काम पहले हुआ कि पुलिस के आने का काम पहले हुआ, तो आप ऐसे भी बता सकते हैं कि पुलिस बाद में आती है और चोर पहले भाग जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये हैड के साथ रन अवे पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पहले एक्शन ये हुआ होगा और बाद में पुलिस आई होगी। ठीक है, अब इसको आप हिंदी में जैसे भी ट्रांसलेट कर लें। इसमें देखिए ये देखिए ही केम वर्ब की सेकंड फॉर्म, एक एक्शन हुआ, आफ्टर हिज मदर डैश गॉन, देखिए ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये दूसरा एक्शन हुआ। तो आफ्टर के साथ ये आफ्टर कंजंक्शन है, एक काम देखिए इधर हुआ है और दूसरा काम यहां पे हुआ है। अब इसमें से जब एक सिंपल पास्ट आफ्टर के साथ मैंने बताया था कि अगर आफ्टर कंजंक्शन के रूप में यूज हुआ हो और दो एक्शन हुए हो वर्ब वन वर्ब टू, तो आप इधर जो यूज करिए सिंपल पास्ट को यूज करिए जो ऑलरेडी हो चुका है, तो बाद वाला पास्ट परफेक्ट में होगा तो यहाँ पे आंख मूंद के आपको हैड लगा देना है, सेंटेंस सही हो जाएगा। ही केम आफ्टर हिज मदर हैड गॉन, मतलब उसकी माता जी के जाने के बाद वो आया। ठीक है, माता जी पहले गई और वह बाद में आया। ठीक, तो सेंटेंसेस देख सकते हैं दोनों एक्शन को कैसे हमने सीक्वेंस में यूज किया। इट वॉज अ विंटर नाइट ही वॉज डैश अराउंड द फायर, इसका मैंने ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लिखा, देख देता हूँ क्या चीज़ है, आपके बुक से ही मैंने लिखा है ये सब सारी चीज़ों को। इट वॉज अ विंटर नाइट, वॉज वर और बीन, ये तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, वॉज यूज़ करना है, वर यूज़ करना है या बीन को यूज़ करना है, तो देख लीजिए कौन सा यूज़ करेंगे आप। इट वॉज अ विंटर नाइट वी डैश सिटिंग राउंड द फायर, जब विंटर जाड़े की रात होती है तो उस समय क्या करते हैं आप, आग जला देते हैं, उसके राउंड उसके चारों तरफ आप बैठ जाते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है। इट वॉज अ विंटर नाइट, वी है प्लूरल तो वी के साथ वर यूज होगा, बी नहीं यूज होगा, वॉज नहीं यूज होगा, वी वर सिटिंग राउंड द फायर। ठीक है, तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं और हम लोगों ने बहुत ही सक्सेसफुली ऑक्सिलरी वर्ब को या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को हमने कंप्लीट कर लिया। आगे का हमारा टॉपिक होगा
मॉडल वर्ब्स, इसमें भी बहुत दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को, बहुत परेशान हो जाते हैं कि मॉडल वर्ब्स को हम कैसे यूज़ करते हैं। एक और लास्ट में रिक्वेस्ट, अगर ये कंटेंट्स आपको पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करिए। थैंक यू।